बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। डियर फेलोस, इस सेपरेशन ऑफ पावर्स या चेक्स एंड बैलेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए समझा जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन जब कभी ये क्वेश्चन विद रेफरेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पूछा जाता है तो हमारे पास इतना कंटेंट नहीं होता कि हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आंसर कर सकें या जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। इसलिए ये आज का जो लेक्चर है ये इक्वली बेनिफिशियल है फॉर दी कैंडिडेट्स ऑफ सीजे, एएसजे, एडीए, डीडीए और इसके साथ साथ एलएलएम और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट को पहले समझने के लिए डेफिनेटली हम मोंटेस्क्यू की जो द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मली उसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके रेलेवेंट पोर्शन को एनालाइज करेंगे। और इसी तरह जस्टिस ब्रैनन का जो इस पर बड़ा ऑफ्ट रेफर्ड जो टेक है उसको हम देखेंगे। और इसके साथ साथ जेम्स मैडिसन जो कि समझा जाता है कि फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका है, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था। और उसके बाद फिर हम बिलखुसूस द जुडिशियल रिव्यू ऑफ पब्लिक एक्शन जस्टिस फजल करीम साहब की बुक और हामिद खान की जो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनको देखेंगे। और फिर वो जजमेंट्स जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के हवाले से हमारे यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उनको हम देखेंगे। डियर फेलोस, सबसे पहले अगर हम इस सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कंप्रीहेंड करने की कोशिश करें तो ये कहा जाता है कि ये जो टर्म है ये एम्बिगुअस है, ये उस तरह से वाज़े और क्लैरिटी के साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि ये हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी मुल्क का उसकी जो स्कीम है वो डिफरेंट है। और जब आप हर कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में उसे समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट की जो शेड्स ऑफ मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले देखते हैं जो स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर मोंटेस्क्यू ने दिया। ये कहा जाता है कि ये प्लेटो की रिपब्लिक के अंदर भी मौजूद था और अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स के अंदर भी मौजूद था, लेकिन इस तरह से फार्मलाइज्ड अंदाज में वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम मोंटेस्क्यू ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके जो रेलिवेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि ट्रू स्पिरिट और प्रपोर्ट जो है इसका हम समझ सकें। इसके अंदर इनने कहा व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty. Again, there can be no liberty if the power of judging is not separated from the legislative and executive. If it were joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control. For the judge would then be the legislator. If it were joined to the executive, the judge might behave with violence and oppression. There would be an end to everything if the same men or the same body, whether of the nobles or the people, were to exercise those powers, that of enacting laws, that of executing public affairs, and that of trying crimes or individual causes. Dear fellows, आपने ये एग्जैक्ट टेक्स्ट जो है वो मैंने आपके सामने रीड आउट किया। आपने देखा कि ये मोंटेस्क्यू साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर लेजिस्लेटिव की, एग्जेक्टिव की या जुडिशियल जो पावर्स हैं वो एक बंदे की कंसंट्रेट कर दी जाएंगी ऑन दी पाम या एक इंस्टीट्यूशन के या एक डिपार्टमेंट के, तो सबसे पहला जो नुकसान होगा वो ये नुकसान होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो फ्रीडम दी जाती है, जो लिबर्टी दी जाती है टू दी सब्जेक्ट्स, सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स को, वो सारी की सारी सल्ब हो जाएगी। और इसका सबसे पहला जो नुकसान होगा वो ये नुकसान होगा कि जो एग्रेंडाइजमेंट ऑफ पावर है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर है,
वो नुकसान ये पहुंचाएगी कि वो डिपार्टमेंट जो है, जैसे लॉर्ड एटकन ने कहा था कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो वो उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे। एक चीज तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम करना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का मसला आएगा, वहां पे एक्सपर्टीज का मसला आएगा, वहां पे टग ऑफ वार बनेगी, वहां पे एक 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 कंफ्यूजन पैदा होगी। तो ये सारे के सारे नुकसान होंगे। और फाइनली उन्होंने ये कहा कि एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, हर चीज कोलैप्स कर जाएगी। अब अगर इसी को थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में आप देखें तो जस्टिस ब्रेनन ने जो नॉर्दर्न पाइपलाइन को वर्सेस मैराथन 1982 पेज 458 यूएस 50 के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन दी, वो भी बड़ी रेलेवेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उन्होंने कहा दी एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल पावर्स लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल इन द सेम हैंड्स, वेदर ऑफ वन, अ फ्यू और मैनी, and whether hereditary, self-appointed or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आप ये तीनों पार जो हैं वो कंसंट्रेट कर देते हैं किसी एक फर्द के अंदर, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फर्द जो या ग्रुप ऑफ पीपल या इंस्टीट्यूशन जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो डिक्टेटोरियल है, या वो किसी भी तरीके से सेल्फ अपॉइंटेड है, वो आ गया। लेकिन अगर ये सारे के सारे दे विल गेट टायरेनिकल कॉन्सिक्वेंटली। अब फर्दर वो कहते हैं कि टू इंश्योर अगेंस्ट टायरनी द फ्रेमर्स प्रोवाइडेड दैट फेडरल गवर्नमेंट वुड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, ईच टू एक्सरसाइज वन of the 3 branches, each to exercise one of the governmental powers recognized by the framers as inherently distinct. The framers regarded the checks and balances that they had built into tripartite federal government as a self-executing safeguard against the encroachment or aggrandizement of one branch at the expense of the other। अब ये दोनों टेक को अंडरस्टैंड करने के बाद जो जेम्स मेडिसन थे, ये कहा जाता है कि जो अमेरिका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेडिसोनियन फॉर्मेट पे है, ये मेडिसोनियन मॉडल पे है। तो इसलिए जेम्स मेडिसन जिनको इनकी इस कारनामे की वजह से जो इन्होंने द फेडरलिस्ट के नाम से एसेज इस पर लिखे और वो कंपाइल हुए, उसकी वजह से इनको फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन ये 4th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। ये जो फेडरलिस्ट का नंबर 51 था उसके अंदर इन्होंने ये चेक्स एंड बैलेंसेस के मुतालिक बात की, सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुतालिक बात की, और बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश की। ने कहा कि इफ मेन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी, इफ एंजल्स वर टू गवर्न मेन neither external nor internal controls on government would be necessary. In framing of government, which is to be administered by the men over men, the greatest difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed and in the next place oblige it to control itself। उन्होंने कहा कि अगर इंसान फरिश्ते होते तो किसी गवर्नमेंट की ही जरूरत नहीं थी, और अगर फरिश्तों ने इंसानों पर हुकूमत करनी होती तो फिर किसी एक्सटर्नल या इंटरनल चेक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर ह्यूमन एरर नहीं होता, उनकी अपनी विम्स और विंसिकलिटीज और कैप्रिस नहीं होता, वो अपनी डिजायर से कोई चीज नहीं करते। लेकिन इन फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट विच इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द मेन ओवर मेन, लेकिन डिलेमा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये है कि यहाँ पर इंसानों ने इंसानों पर हुकूमत करनी है, और जब इंसानों ने इंसानों पर हुकूमत करनी है तो जिसने गवर्न करना है उसको आपको इंपावर करना पड़ेगा। जब आप इंपावर करते हैं, किस लिए करते हैं? टू गवर्न द पीपल, तो एट द सेम टाइम यू हैव टू प्लेस अ चेक कि फिर वो अपनी गिवन पावर से ट्रांसग्रेस ना करे, उससे एक्सीड ना करे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो चेक है वो बहुत जरूरी है। फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है इससे क्या मुराद है।
उनने कहा चेक्स ये हैं कि जब सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी और ये इंडिपेंडेंटली वर्किंग आप करेंगे, वो उन्होंने ये कहा कि एम्बिशन काउंटर्स द एम्बिशन एंड पावर काउंटर्स द पावर। जब एक ऑर्गन ऑफ द स्टेट जो है वो पावरफुल होगा तो वो उसका जो पावरफुल होना है वो दूसरे को इनक्रोच अपान करने से उसकी डोमेन में रोकेगा, यानी पार को रोकेगी। इसलिए हर एक को आप सफिशिएंटली इंपावर करें अपने जो वर्किंग है उसकी डिस्पोजल के लिए। अब बैलेंस से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कि बैलेंस का कॉन्सेप्ट साथ इसलिए है कि इसका जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट सेपरेशन है या वाटर टाइट डिमार्केशन आपने लगा दी है, एक लाइन लगा दी है कि एक दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक या उनका नेक्सस नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, बैलेंस का मतलब है इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। क्योंकि गवर्नमेंट को आपने एफिशिएंटली चलाना है तो जहां पर आप इनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं उनके अपने डोमेन और वर्किंग के हवाले से एट द सेम टाइम वो इंटरडिपेंडेंट भी हैं, वो कोऑर्डिनेटिव भी होंगे, वो कोऑपरेटिव भी होंगे ताकि एफिशिएंटली वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो चल सके। इन्होंने इसको कंक्लूड करते हुए कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर कैन ओनली बी मेंटेन्ड इफ देयर इज ब्लेंड ऑफ पावर among the branches so that each has constitutional check on the other and each has the means to defend itself against encroachment of coordinate branch। डी फेलोस, ये तो कॉन्सेप्ट था जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का हमने देखा विद रेफरेंस टू दी अमेरिकन ज्यूरिस्ट, अमेरिकन जजेस और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फ्रेंच ज्यूरिस्ट हैं मोंटेस्क्यू उसके हवाले से। लेकिन क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्कस करें इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस वक्त हमारे पास कंटेंट नहीं होता और हम फिर उसी तरह घुमा फिरा के इस कंसेप्ट को विद रेफरेंस टू दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्कस कर देते हैं। इस हवाले से मैंने दो किताबों का इंतखाब किया है और फर्दर जजमेंट्स का इंतखाब किया है। ये दोनों बड़े बिग नेम हैं पाकिस्तान के हवाले से। जस्टिस फजल करीम, उनकी किताब जो है वो बड़ी अथॉरिटी समझी जाती है इस हवाले से, जुडिशियल रिव्यू ऑफ पब्लिक एक्शन, और इसी तरह हामिद खान साहब की किताब भी अथॉरिटी समझी जाती है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हामिद खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल ये बात लिखी। मैं एग्जैक्ट वर्डिंग आपके सामने रीड आउट करता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उनका एक्चुअल टेक जो है वो इस हवाले से क्या है। वो कहते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देयर इज नीदर सेपरेशन ऑफ पावर्स नॉर चेक्स एंड बैलेंसेस, इन फैक्ट the constitution hardly provide any balance of power between the three organs of the state। अब हामिद खान साहब का ये टेक है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स सिरे से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद ही नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। अब ये जो इन्होंने एक स्टांस लिया, इसकी सपोर्ट में उन्होंने कुछ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया और वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि जब आप लेजिस्लेचर को देखते हैं तो लेजिस्लेचर से मुराद पाकिस्तान के अंदर ये है कि पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली है और उसके साथ सेनेट है और उसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। यानी अगर एक बिल इनिशिएट होता है फ्रॉम द नेशनल असेंबली दैट हैज टू बी फॉरवर्डेड टू द सेनेट, और अगर सेनेट से होता है तो असेंबली में आएगा। एनीवेज दोनों से जब पास हो जाएगा तो फाइनली दैट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसकी असेंट देगा तो वो फाइनली पीस ऑफ लेजिस्लेशन बनेगा। अब उन्होंने कहा कि जब हम आर्टिकल 90 को देखते हैं तो आर्टिकल 90 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट बाय द फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर and the federal minister which shall act through the prime minister who shall be the chief executive of the federation। अब जब आर्टिकल 90 को हमने देखा तो आर्टिकल 90 के अंदर प्रेसिडेंट इज बीइंग नेम्ड एज अ एग्जेक्टिव। तो अब हामिद खान साहब का पहला आर्गुमेंट ये है कि लेजिस्लेचर और जो एग्जेक्टिव है वो एक ही जगह मौजूद है, सेपरेशन नहीं है।
दूसरी बात वो ये करते हैं कि पार्लियामेंट को हम देखते हैं कि पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेशन की पावर जो है वो डेलीगेट कर देता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज करते हुए अपनी आगे रूल्स वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए हम इनको सेग्रीगेट या सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरी बात उन्होंने कही कि जब प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव हेड है आर्टिकल 90 के तहत, तो हम देखते हैं कि 89 के तहत वो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर रहा होता है, बेसिकली वो लेजिस्लेशन कर रहा होता है, तो इसलिए एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर को आप सेपरेट यहाँ पे नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का प्राइम अगरचे मैंडेट ये है कि वो लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट दे आर डिबेटेड बिफोर द parliament, they are criticized before the parliament, they are analyzed before the parliament and they are scrutinized before the पार्लियामेंट। इसलिए यहाँ पे भी हम अलग-अलग नहीं कर सकते। फिर हमने एक और आर्गुमेंट दिया, हमने कहा कि जितने भी बिल्स हैं दे आर इनिशिएटेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स उस पर वर्किंग करते हैं, वो प्ले रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को देते हैं, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री जो है वो आगे प्लेस करती है, तो टिल द फाइनल अप्रूवल एंड पासिंग ऑफ द लॉ ये डिपार्टमेंट्स का इनपुट बड़ा एक्टिवली जो है वो वहां पे मौजूद होता है, तो इसलिए हम इनको सेपरेट तस्वुर नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जुडिशरी के हवाले से अगर हम देखें तो जुडिशरी के हवाले से हम बेसिक जो उसका प्राइम ड्यूटी है वो हम क्या कहते हैं कि एडजुडिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल, वो क्रिमिनल हो सकती है या वो सिविल हो सकती है, और यहां पर उन्होंने इंटरप्रिटेशन को भी एक्सटेंडेड लेजिस्लेशन का नाम दे दिया। उन्होंने कहा जी कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है इज इन वन सेंस अ वाइटल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एज इट इज ओनली आफ्टर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट इट इज नोन वेदर द इंटेंशन ऑफ दोज हु फ्रेम्ड द लॉ हैव एक्चुअली बीन कैरिड इनटू इफेक्ट और नॉट। तो वो कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो इन अ सेंस जो है वो लेजिस्लेशन का काम कर रही होती है, तो ये ब्लेंडेड है, इनको अलहदा आप नहीं कर सकते। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी जो है वो हम देखते हैं कि वो रूल्स भी अपने बनाते हैं, जिस तरह हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं 1970 के, तो ये लेजिस्लेशन का काम भी कर सकती है, तो इसलिए हम इनको अलहदा नहीं कर सकते। अब ये इनका जो आर्गुमेंट है वो हमें बड़ा वेटी नजर आता है, और इस ये जो आर्गुमेंट है इसको जो फौजी फाउंडेशन के अंदर रेशियो डिसाइडेंडी आई वो हम देखते हैं कि वो इस जो इनका आर्गुमेंट है या स्टांस है उसकी सपोर्ट में नजर आता है। ये फौजी फाउंडेशन केस PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 457, इसके अंदर चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, अपनी फाइंडिंग इन्होंने कहा कि इट इज अ मिसनॉमर to say that the separation of power is an accepted feature of Pakistan constitution as a ground for striking of the impugned legislative instrument. It cannot be urged that the judicial power is constitutionalized in courts as in the American Constitution, nor has this word been used in the Constitution. उन्होंने कहा कि ये मिसनॉमर है, ये एक गलतुल आम है जो अवाम के दरमियान तरवीज पा चुकी है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर मौजूद है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी बुनियाद पर किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट जिस तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद ही नहीं है। अब ये था आर्गुमेंट हामिद खान साहब का जो उन्होंने अपनी किताब के अंदर बयान किया। अब अगर हम जस्टिस फजल करीम साहब का आर्गुमेंट देखें और उनका टेक देखें जो उन्होंने जुडिशियल रिव्यू ऑफ पब्लिक एक्शन में दिया है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स का जिक्र नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें तो वहाँ पे भी मौजूद नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मौजूद नहीं है, श्रीलंका के अंदर भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात आउट राइटली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि भाई इसकी ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये लेटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स उनका कहना है कि इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर जो है वो पास की गई। उनमें से वो 7 जजमेंट्स हमें गुनवाते हैं, उनमें से 2-3 को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सब का मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक स्टेट वर्सेस जियाउर रहमान PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 49, रजिस्ट्रार वर्सेस वली मोहम्मद 1997 SCMR पेज 141, शरफ फरीदी वर्सेस दी फेडरेशन PLD 1989
कराची गवर्नमेंट वर्सेस अजीजुल्लाह मेमन PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 34, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 324, लियाकत हुसैन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 504, मेहरान अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 1445। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो मेहरान अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके अंदर अजमल मियाँ साहब थे चीफ जस्टिस। उन्होंने इस जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसका जिक्र करते हुए ये कहा कि दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द थ्योरी ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर between the three limbs organs of the state, namely the legislature, the executive and the judiciary. It delineates the functions of each of the organs. It envisages that each organ of the state shall function operate within the bounds specified in the constitution. दूसरा केस है लियाकत हुसैन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर भी इन्होंने ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के मतलब कहा कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट है। कहा वी मस्ट लुक टू द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which is based on the principle of trichotomy of power, meaning thereby that the power is divided between the executive, the legislature and judiciary. Each of these three limbs of the state enjoy complete independence in their own sphere. इसी जजमेंट के अंदर सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने भी अपना टेक दिया और उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने कहा क्रिएशन ऑफ कोर्ट्स आउटसाइड द कंट्रोल and supervision of Supreme Court or the High Courts therefore not only militates against the independence of judiciary, but it also negates the principle of trichotomy of power, which is the basic feature of the constitution. इसके अंदर सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बेसिक फीचर है। इसी के साथ दो और जजमेंट्स हैं, उनके अंदर मेन पॉइंट ये था कि अगर कोई चीज़ जो है वो अगर कोई ऑर्डिनेंस या कोई लॉ बनता है और दैट इज़ वायोलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो क्या उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इन दो जजमेंट्स के अंदर ना सिर्फ उन्होंने कहा किया जा सकता है बल्कि उन्होंने कर दिया। इनमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वर्सेस अजीजुल्लाह मेमन है, ये PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर जो उन्होंने रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन दी, जो ऑपरेटिव पैरा था वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहा द ऑर्डिनेंस क्वेश्चन कन्फर्ड अनफेटर्ड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड पावर टू एडमिनिस्टर criminal justice upon executive authorities. It was held that our constitution is based on the principle of trichotomy of power. Another way of saying that it is based on separation of powers, in which executive, legislature and judiciary have their own functions independent of each other. The ordinance was inter alia on this ground declared unconstitutional and void. अब यहाँ पे कुछ एग्जेक्टिव अथॉरिटीज पर को जब कन्फर की गई पावर टू एडजुडिकेट, जो कि क्वाइट जुडिशियल पावर थी, तो उन्होंने कहा कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी तरह लियाकत हुसैन वर्सेस फेडरेशन, ये PLD 1999 सेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट है, पेज है 504। इसके अंदर जो है वो सिविलियन का ट्रायल करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को पावर दे दी गई और जब इसे चैलेंज किया गया तो इसको भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा मिलिट्री कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड टू ट्राई सिविलियंस फॉर सिविल ऑफेंसेस। द मिलिट्री कोर्ट्स इट वाज हेल्ड वर नॉट कोर्ट्स in whom vested the judicial power of the state of Pakistan, and the ordinance was void and unconstitutional inter alia on the grounds of separation of powers. ये दो लैंडमार्क जजमेंट हैं जिनकी बुनियाद पर जो ऑर्डिनेंसेस बनाए गए उनको ही स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अब इस हवाले से एक और जो आर्टिकल है वो भी हमें मिलता है, वो है आर्टिकल 175 का सब आर्टिकल 3, जिसके अंदर ये वर्डिंग हमें मिलती है कि द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जेक्टिव विद इन 14 ईयर फ्रॉम द कमेंसिंग डे। अब इन टोटलिटी जब हमने
मोंटेस्क्यू का टेक, जस्टिस ब्रैनन का टेक, और उसके बाद जेम्स मैडिसन जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका समझा जाता है, और उसके बाद हामिद खान साहब का टेक और जस्टिस अल करीम साहब का टेक, और उन्होंने जो जजमेंट्स एड्यूस्ड की अपनी अपनी सपोर्ट में, उनको अगर होलिस्टिकली हम देखें तो हमारे सामने ये बात आई कि ये बात सेटल्ड है कि इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट फॉर्मली वर्डेड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो हमें जो जस्टिस फजल करीम साहब का आर्गूमेंट है दैट सीम्स टू बी वेटी एज कंपेयर टू द आर्गूमेंट ऑफ द हामिद खान साहब। क्यों? इसलिए कि इसके अंदर भले जो उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया हामिद खान साहब ने कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट के पास है और फाइनल असेंट भी वो देता है, तो ये ही इज़ द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेकिन जब हम ये देखते हैं तो ये थोड़ा बहुत जो ब्लेंड है, इसके अलावा इनका अपना अपना डोमेन ही है जो कि इसकी स्कीम को पढ़ने के बाद हमारे सामने आता है। तो डियर फेलोज, ये था कंटेंट जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। क्यों कि जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्कस करें विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे पास कंटेंट नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।